Good morning everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about the fundamental thesis of the investing, which is like the sales growth, the PEG ratio, price earning growth ratio, and the ROE, which is the fundamentally far important parameters to assess a company. So हम किसी कंपनी को एक मल्टी बैगर्स होते हुए देखते हैं तो उसमें ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सेल्स ग्रोथ तगड़ी होती है, जिसमें पेग रेशियो अच्छा होता है और जिसमें आरओई का परसेंटेज अच्छा होता है। तो इनको समझने की इन डिटेल में कोशिश करेंगे एज एन एग्जांपल विद द कंपनीज के साथ, जिसको आपको आसानी रहेगी कोई ये कंपनी को एनालाइज करना, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बहुत इन डिटेल डिस्कशंस नहीं होता है। हम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी के ग्रोथ के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इन डिटेल कभी डिस्कशन इसमें नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इन फंडामेंटल चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं सेल्स ग्रोथ की तरफ से। तो सेल्स ग्रोथ कैसे आती है कोई भी बिजनेस के बारे में? फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी है जो कोई शैम्पू बेच रही है या आपको हेयर ऑयल बेच रही है, तो सेल्स ग्रोथ आती है, मतलब वो दो चीज़ की वजह से आती है। सेल्स ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू ग्रोथ इनटू वॉल्यूम ग्रोथ होती है। तो वैल्यू ग्रोथ तभी आती है जब कोई भी बिजनेस में आपकी प्राइसिंग पावर हो। मतलब लास्ट ईयर में हेयर ऑयल आप 10 रुपये का बेच रहे हो और नेक्स्ट ईयर उस चीज़ को आप 12 रुपये करते हो, और लास्ट ईयर आप अगर मान लो कि एक महीने में 100 बॉटल बेचते थे, इस मंथ में 100 ही बॉटल बेच पा रहे हो, तो ये 10 से 12 सी जो जर्नी हुई है तो उसको बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ। मतलब कंपनी में प्राइसिंग पावर होने की वजह से कंज्यूमर जो है, जो लेने वाले लोग हैं, वो कम नहीं होते हैं, वो सेम ही रहते हैं और उसमें वैल्यू ग्रोथ आती है कंपनियों को। तो जो कंपनी वैल्यू ग्रोथ मेंटेन कर पाती है वो लॉन्गर टर्म में अच्छा करती है, क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर का कंसेप्ट बहुत तेजी से होता है। दूसरी चीज होती है वॉल्यूम ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो लास्ट ईयर अगर उसने एक मंथ में 100 शैम्पू की बोतल बेची है, तो इस मंथ में इस साल वो 120 बोतल बेचेगा, तो 20 बोतल ज्यादा बेची है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया और इस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ की बहुत ज्यादा डिस्कशंस होती है। तो किसी भी कंपनी में वैल्यू ग्रोथ तो उनके कंट्रोल में है, उसको वो कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सेल्स ग्रोथ इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय दी वॉल्यूम ग्रोथ। इन दोनों का मिक्सचर कोई कंपनी में है तो वो कंपनी अच्छा करती है। और किसी भी कंपनी में मैं बोल रहा हूं कि सेल्स ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो कंपनी में अगर सेल्स ग्रोथ आएगी, सेल्स ग्रोथ बढ़ती जाएगी, तो प्रॉफिट को बढ़ाना बहुत आसान होता है। मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जहां पर सेल्स की ग्रोथ ही नहीं है और सिर्फ वो प्रॉफिट ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है, मान लो कि कोई चीज, आप एक पेन बना रहे हो, इस पेन को आप 10 रुपए में बनाया और 100 रुपए में बेच रहे हो। मान लो कि लास्ट ईयर आपने 1000 पेन बेचे हैं और नेक्स्ट ईयर आपने 2000 पेन बेचे हैं, तो आपको जितनी ज्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी, अगर मान लो कि इसमें 90 रुपीज का प्रॉफिट है, मुझे अगर 1000 रुपए बेचने में मुझे 90 इंटू 1000 की प्रॉफिट मुझे इस पेन में मिलती है, नेक्स्ट ईयर में 2000 बेचूंगा और 2000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे सेल्स ग्रोथ बढ़ती जाती है प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, अगर कंपनी में नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो कंपनी में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये दो कंसेप्ट्स होते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी में कभी कभी सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, मतलब कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मनोरमा इंडस्ट्रीज कैसी कंपनी है, इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है 70% से, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 120% से। तो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है तब उसको बोलते हैं कि कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज है। जितनी ज्यादा सेल्स ग्रोथ है उससे ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, और प्रॉफिट की ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, उसका ईपीएस बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। मतलब जो शेयर है उसके ऊपर जो अर्निंग आ रही है वो बढ़ती जाती है, और जितनी ज्यादा ईपीएस की ग्रोथ होगी तो उतनी ज्यादा आरओई का परसेंटेज भी ऊपर जाता है, और इसकी वजह से कंपनी में आरओई बढ़ती है और सेल्स ग्रोथ बढ़ती है, आरओई बढ़ती है। ये दोनों चीजें एज अ मल्टी बैगर आप किसी भी कंपनी में फाइंड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए और ऑपरेटिंग लिवरेज होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ आएगी वैल्यू ग्रोथ से और वॉल्यूम ग्रोथ से। वॉल्यूम ग्रोथ जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने रिजल्ट देखे होंगे कि नेस्ले के एग्जाम्पल ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, ब्रिटानिया, इन सब में वॉल्यूम ग्रोथ की दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो बर्न हो रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से या हाई इंटरेस्ट रेट की इन्वायरमेंट की वजह से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से मिडिल क्लास के बाद ज़्यादा टैक्सेशन की वजह से मिडिल
क्लास के पास पैसा नहीं है, और जिसके चलते ये जो मिडिल सेगमेंट्स जो लोग हैं जो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जहाँ पर ग्रोथ नहीं है या मतलब उसमें वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं है, मतलब नेस्ले ने कुछ 2-3% की ही वॉल्यूम ग्रोथ कुछ कुछ सेगमेंट में की है, मारिको में ग्रोथ नहीं है, डाबर में ग्रोथ नहीं है, तो होता ये है कि वो पिछले कंपैरेटिवली अगर जितने ज़्यादा बॉटल उन्होंने शैम्पू के बेचे उतनी ज़्यादा वो शैम्पू बेच नहीं पा रहा है। शैम्पू एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें होता ये है कि वॉल्यूम की जो ग्रोथ होती है वो होती नहीं है, सिर्फ वैल्यू की ग्रोथ करके करके उसकी एक लिमिट बन जाती है। इसीलिए सेल्स की ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कंपनी में सेल्स को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ अगर ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाए तो वो अच्छा ही माना जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो वापस आते हैं आरओई के कंसेप्ट के ऊपर। मैं बोल रहा था कि आरओई का जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, तो मतलब कोई भी कंपनी में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और शेयर होल्डिंग फंड जो है वो अगर कांस्टेंट रहेगा डिनोमिनेटर में, तो उसकी आरओई का परसेंटेज अच्छा रहेगा। आरओई का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कोई पान वाला है, वो पान वाला अगर मान लो कि उसके पान के शॉप में उसने पान का शॉप खोला, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा के पान का उसने बड़ा सा शॉप खोला और वो 30,000 रुपए का पैसा उसमें से जनरेट करता है, 30,000 रुपए का प्रॉफिट करता है, तो उसका आरओई हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इज इक्वल टू 30% की उसकी आरओई होगी, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई है। उसमें क्या है, कोई डेट नहीं लिया हुआ है, उसने कहीं से पैसा नहीं लिया हुआ है, वो इसमें आरओई का परसेंटेज हो गया। तो आरओई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरओई एक रिफ्लेक्ट करता है कि बिजनेस मॉडल कैसा है। अगर कोई भी कंपनी का आप देखोगे आरओई कम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में थोड़े से आरओई के परसेंटेज कम रहते हैं, आरओई का परसेंटेज कम रहता है, मतलब उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जहां पर पैसा उसको एज ए जनरेट करके कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आप मान लो कि ये रिटेलर सेगमेंट का कंपनी हो गया, मतलब ये अरविंद फैशन हो गया, रेमंड हो गया, जहां पर देखो आरओई के परसेंटेज कम है, मतलब आरओई के परसेंटेज कम है, इसका मतलब क्या है, वहां पर जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो थोड़ा सा कम होता है शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, इस कंपनी को वॉल्यूम की ग्रोथ खेलनी पड़ती है, मतलब बहुत तेज से ग्रोथ। अगर मान लो कि आरओई का परसेंटेज 10-12% है और मान लो कि उसकी ग्रोथ है 15% सेल्स की, आरओई की परसेंटेज की ग्रोथ है 15% और आरओई है 10% का, आरओई 10% का है, मतलब धंधे में से उस कंपनी को पैसा वापस उसके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 15% की उसकी जो सेल्स की ग्रोथ है उसको 30% पे लेके जाना है, तो कहीं से उसको उधार उठाना पड़ेगा। पैसा कहाँ से लाएगा, उसके धंधे से तो उतना पैसा उसके पास नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उसको उधार लेना पड़ेगा, या अपनी इक्विटी डाइल्यूशन है उसको डाइल्यूट करना होगा, शेयर्स किसी को देने होंगे, वहां से पैसा उठाना पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी में आप देखोगे आरओई को बढ़ाने के लिए उसको डेट लेना पड़ता है, इसीलिए आप देखोगे आरओई व्हेन इट इज वेरी हाई देन द आरओसी, इसका मतलब है कि कंपनी में डेट है। मान लो इसका उल्टा उदाहरण ले लो, नारायण हृदयालय का उदाहरण ले लो। नारायण हृदयालय में आरओई का परसेंटेज 30% के ऊपर है, 27, 28, 30% के ऊपर उसको आरओई करती है, लेकिन सेल्स ग्रोथ उतनी है नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक गिरता नहीं है। इसका उदाहरण क्यों है, क्योंकि आरओई का परसेंटेज आसान होने से कंपनियों को, मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनको एक आसान है कि एक समय के बाद अगर उसकी सेल्स ग्रोथ, उसके जो 2-3 कोलकाता में प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। आरओई तो उसका हाई है, जनरेट करती है, आरओई अच्छी जनरेटिंग मशीन है, तो जैसे ही उसकी कैपिटलाइज 2 हॉस्पिटल हो जाएंगे तो उसकी सेल्स की ग्रोथ आ जाएगी, आरओई की ग्रोथ आ जाएगी, तो आप उसको मैच करके बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो। दैट्स व्हाई स्टॉक गिरते नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होती है। जब किसी भी कंपनी में आरओई और आरओसी इक्वल होती है, मतलब कंपनी में से, धंधे में से जो आरओसी का फॉर्मूला क्या है, अपना जो कैपिटल कंपनी धंधे में लगा रही है, पान शॉप में जितना कैपिटल लगा रही है वहां से कितना पैसा निकल रहा है वो आरओसी में आता है, लेकिन आरओई में वो भी आता है, प्लस अगर उसका कोई डेथ है, उसने कोई अगर एक कोई लैंड लेके कंपनी ने रखी हुई है, वहां से उसको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उसके फिक्स डिपॉजिट पड़े वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारा कैलकुलेशन आरओई के फॉर्मूला के अंदर आता है। इसीलिए आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब एवरेज शेयर होल्डिंग फंड होता है। तो जितना ज्यादा आरओई का, अगर मान लो कि मेरी कोई कंपनी है जो आरओई ज्यादा कमाती है, तो उसको सेल्स ग्रोथ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कैश जनरेट करती है, मतलब उसके धंधे में से उसके पास पैसा आता है। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा वो पैसा कंपनी में वापस लगाएगा और वहां से सेल्स ग्रोथ वो कर सकता है। इसीलिए आप देखो बुल मार्केट में देयर इज ऑलवेज बिन डिफरेंस। बुल मार्केट में जो भी कंपनी
बुल मार्केट में लिक्विडिटी चेसेस ग्रोथ। तो जहां पर मान लो कि कोई भी कंपनी का ये 2020 से जो बुल मार्केट चल रहा है, जहां पर 10 या 12% की आरओई किसी भी कंपनी में है, लेकिन उसकी जो सेल्स ग्रोथ 30% है, आप देखोगे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये आरओई का परसेंटेज आगे जाके थोड़ा बढ़ेगा या कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है। तो आरओई कम है, लेकिन डेट लेके उसके सेल्स ग्रोथ को वो बढ़ा रही है। क्योंकि सेल्स ग्रोथ करने के लिए क्या है, मतलब मान लो कि कल्याण ज्वेलर्स है, उसको सेल्स ग्रोथ करनी है तो क्या करेगा वो? अगर सांगली डिस्ट्रिक्ट में अगर उसने कोई कल्याण का शॉप बिठाया है, उसको कोल्हापुर में भी खोलना पड़ेगा, उसको राजस्थान के एक जिले में भी खोलना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वो उससे ग्रोथ आएगी, नए स्टोर से भी उससे ग्रोथ आएगी। इन दोनों स्टोर से उसको बहुत सारी ग्रोथ आ जाएगी। इन दोनों चीज की वजह से उसको ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, तो उसको करने के लिए उसके पास आरओई अगर होगा तो उसको पैसा आएगा, उस पैसे से वो ज्यादा से ज्यादा उसके बीच में उसको पैसा जनरेट करने के लिए उसको फायदा होगा और कंपनी भी आगे बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट होता है आरओई का, ये कंसेप्ट होता है सेल्स ग्रोथ का। नाउ कमिंग बैक टू द केस ऑफ बुल मार्केट एंड बियर मार्केट में क्या होता है? बियर मार्केट में अगर कोई भी कंपनी का आरओई कम है और बियर मार्केट में लिक्विडिटी का गश आ जाता है, लिक्विडिटी विड्रॉ हो जाती है मार्केट से, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ ग्रोथ कर रही है लेकिन आरओई के परसेंटेज उसके आ नहीं रहे हैं, या आरओई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये ग्रोथ टिकती नहीं है, तो स्टॉक आप देखोगे बियर मार्केट से 80% घिसता है। जो भी कंपनी कम आरओई कर रही है लेकिन सिर्फ सेल्स ग्रोथ कर रही है, तो वो कंपनी बियर मार्केट में 80% गिरेगी। अगर मान लो कि कोई कंपनी आरओई 30% की कर रही है लेकिन सेल्स की जो ग्रोथ है, सेल्स का जो फिगर है वो 20-25 कर रही है, वो जितना ज्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि उसके पास उसका खुद का मनी है, उसका कोई डेट नहीं है। मान लो कि बियर मार्केट में सेल्स आना मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट के समय के बाद। और मान लो कि आपने डेट लिया हुआ है, तो बियर मार्केट में डेट चुकाना भी तो है, वो नहीं रुकेगा। तो जिसकी वजह से बियर मार्केट में कम आरओई वाली कंपनियां बहुत ज्यादा गिरती है, लेकिन आपके बुल मार्केट में ये ज्यादा चढ़ती भी है, सेल्स ग्रोथ ज्यादा है लेकिन लो आरओई है। इसीलिए एक फंडामेंटल थेसिस ऐसा है कि आरओई is greater than 20 and sales greater than 20, these are the good parameters to find and multi-baggers। अगर किसी भी कंपनी में आरओई के परसेंटेज 20% से ज्यादा है, सेल्स की ग्रोथ 20-30% से हो रही है, दैट इज मैनेजेबल। अगर आरओई 5% का है और सेल्स 30% का है, ये टिकेगा नहीं। सो यू नीड टू एनालाइज योर कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, जहां पर आरओई की परसेंटेज कितनी है और मेरी सेल्स की ग्रोथ कितनी है, उसके हिसाब से ये चीज चलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ना वापस आते हैं पेग रेशियो के ऊपर। एक कंसेप्ट होता है पेग रेशियो। पेग रेशियो मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग डिवाइड बाय ग्रोथ होती है। कोई भी कंपनी का एक पीई रेशियो होता है, जितना ज्यादा पीई रेशियो हाई होता है, अगर वहां पर सेल्स ग्रोथ होती है, मतलब हाई पीई रेशियो इंडिकेट्स द मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस कंपनी, बिकॉज उस कंपनी में कुछ तो है जो उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टर को आने के लिए। कोई कंपनी में लो अगर पी है तो उसकी अट्रैक्शन वैल्यू उतनी नहीं है, या उसकी ग्रोथ उतनी नहीं रहेगी। जितनी ज्यादा पी रेशो होता है उतनी ज्यादा अगर ग्रोथ होती है तो वो सस्टेनेबल होती है। मान लो किसी भी कंपनी का पी रेशो 100 है, जैसे डिमार्ट का एग्जांपल, 100 के ऊपर का पी है लेकिन ग्रोथ नहीं है, स्टॉक आप देखोगे चलता नहीं है। अगर मान लो कि पी रेशो हाई है और ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक चलता नहीं है। पी रेशो हाई है, स्टॉक हाई है, तो वो चलता है। एक मतलब सेल्स की ग्रोथ है तो स्टॉक चलता है। पी रेशो भी लो है और सेल्स की ग्रोथ भी लो है तो स्टॉक में उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आता है। द पीपल आर वेटिंग फॉर द ग्रोथ टू गो अप सो दैट द पी रेशो कैन बी एक्सपांडेड। मैंने पिछले भी बहुत सारे एग्जांपल में दिया है। अगर आपको कोई भी कंपनी में पैसा ज्यादा बनाना है तो पी रेशो कम होना चाहिए और सेल्स की ग्रोथ ज्यादा होनी है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया एट द मोमेंट हुज पी रेशो इज 6 और 10 के नीचे है और जहां पर ग्रोथ 30% है। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे जाके पी की एक्सपांशन होती है और सेल्स की ग्रोथ की वजह से इन दोनों को मैच आप करोगे तो आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न बनते हैं। पी का एक्सपांशन होता है, ग्रोथ होती है, दोनों ऐड हो जाती है। तो पेग रेशो के ऊपर वापस आते हैं। पेग रेशो क्या होता है? पीईजी, प्राइस अर्निंग रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ। मान लो कि वन कंपनी इज वर्किंग एट 20 पीई एंड द ग्रोथ इज 20, उसका पेग रेशो हो गया 1। अगर कोई भी कंपनी पीई 20 करती है लेकिन ग्रोथ है वो उसकी 40% के है, तो 20/40 अगर मान लो कि 0.5 करके उसका पेग रेशो आता है। कोई भी कंपनी का पेग रेशो 1.5 से नीचे है तो वो अच्छी मानी जाती है इन जनरल।
लेकिन देर इज वन ट्विस्ट हियर, अगर मान लो कि कोई कंपनी का पी जो है वो 65 है लेकिन ग्रोथ जो 65 है, तभी भी उसका रेशो पेग 1 हो गया। तो ये आपको समझना है। लेकिन बुल मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है, इसीलिए जो कंपनी हाई ग्रोथ कर रही है उसको पी रेशो भी हाई मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लेकिन बियर मार्केट में कंसेप्ट अलग होता है, ग्रोथ हो लेकिन पी रेशो थोड़ा डिक्लाइन होता है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर आपको दे ऑलवेज टेल इन द सोशल मीडिया लाइक फाइंड अ कंपनी विच इज द लो पी and the high ROE business and the high sales growth, but finding it is more difficult in this generations। इसीलिए पेग रेशो जो है वो डिफाइन करता है कि आपके कंपनी में ग्रोथ और पीई का कैलकुलेशंस कहता है कैसा है। मान लो कि हाई पी पेग रेशो है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पेग रेशो है, तभी भी कंपनी में कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या होता है, सेल्स ग्रोथ उसकी कुछ भी नहीं है लेकिन पीई रेशो ज़्यादा है। मतलब डीमार्ट का एग्जांपल, डीमार्ट 100 के पीई पे है लेकिन सेल्स ग्रोथ है 15, तो थोड़ा बहुत क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना आगे मतलब 5 के ऊपर उसका पेग रेशो चला जाएगा। तो वो नहीं चाहिए हमें पेग रेशो चाहिए 1.5 के नीचे अगर पेग रेशो आ जाए तो कंपनी के लिए आसान रहता है। Now there is another concept which I'll come to you is like the asset turnover ratio। asset turnover ratio का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मतलब एसेट जो है कंपनी में, जो एसेट है उसके ऊपर कितना टर्नओवर वो कर रहा है। मतलब मान लो कि अरविंद फैशन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर मान लो कि उसके ऊपर वो कितने तरीके से एसेट को टर्नओवर कर रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्वेंटरी में बहुत सारे कपड़े फंसे रहेंगे, उसके जो पैसे उसने डाले हैं कितने दिन में वो सारे कपड़ों को बेच के खत्म करता है, तो होता है एसेट टर्नओवर। मतलब कितना सेल्स होता है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगर एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, मतलब कंपनी की इफिशियंसी है 7 दिन में उसको पूरी तरह से इन्वेंटरी को खत्म कर दिया, अदरवाइज इन्वेंटरी में बहुत ज्यादा माल पड़ा रहेगा, आपके कैश फ्लो के ऊपर उसका असर आता है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो भी अच्छा होना किसी भी मल्टीबैगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नाउ ROE is always been defined by ROE into leverage। ROE इज इक्वल टू ROA इंटू लेवरेज। और ROA का फॉर्मूला 2 तरीके से होता है, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू लेवरेज। ये ROE का पूरी तरीके से फॉर्मूला होता है। और आप देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय आपका जो सेल्स कितना आता है डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, कितना आप टोटल इसमें से कितना प्रॉफिट आप उसमें से कर पाते हो, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के उसमें आता है। तो जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि उसके प्रॉफिट के परसेंटेज ज्यादा होते हैं, मतलब उस कंपनी में मार्जिन ज्यादा होते हैं, इबिटा मार्जिन ज्यादा रहेगा, ग्रॉस मार्जिन ज्यादा रहेगा, और जिसकी वजह से कंपनी को कोई भी चीज में फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, जिसमें आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अगर देखोगे लोन देने के लिए उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में आजकल लोन अगर आप लोन देने का बिजनेस कर रहे हो तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू टेक द लोन फ्रॉम यू, ओनली थिंग इज रिकवरी इज द इशू, बट सेल्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा रहता है किसी भी कंपनी में। तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जिसका ROE अच्छा है, जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और जो ग्रोथ भी अच्छा करती है। ये तीनों अगर पैरामीटर अगर आपको किसी भी कंपनी में मिले तो कंपनी में देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम द मल्टीबैगर्स इन दिस कैटेगरी। टेकन फॉर एग्जाम्पल कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर का स्टॉक बहुत समय से इतना क्यों चला है, क्योंकि उसने ग्रोथ भी अच्छी की है, उसकी वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी है, वैल्यू ग्रोथ कर पाता है, और कंपनी का रेशो पी रेशो था वो रीजनेबली सस्टेनेबल था, 50 के नीचे का पी रेशो था, पी रेशो कम था, ग्रोथ ज्यादा थी, कंपनी में कैश फ्लो ज्यादा है, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। अभी गोल्ड के बिजनेस में देयर आर 2 थिंग्स, वन डायमंड बिजनेस में बहुत ज्यादा डायमंड के बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन्स होता है, लेकिन उसको सेल करना भी इतना आसान नहीं है। डायमंड का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम होता है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि डायमंड का प्रोडक्ट कुछ 7 दिन में एक बार बिकेगा, लेकिन गोल्ड का प्रोडक्ट हर दिन बिकेगा। तो जितना ज्यादा ये देयर आर 2 केसेस, जो गोल्ड है, गोल्ड
तो गोल्ड को हर दिन वो बेचते हैं, जहां पर मार्जिन परसेंटेज ज्यादा कम रहता है, क्योंकि उसके मेकिंग चार्जेस आएगी, गोल्ड की कॉस्ट आएगी, और थोड़ा बनाने के लिए जो डिजाइन की कॉस्ट आएगी वही आएगी जो मेकिंग चार्जेस में ऐड होती है, और गोल्ड के रेट से उसको बेचते हैं। तो गोल्ड के बिजनेस में कम होता है, इसीलिए ज्वेलरी बिजनेस में शेडेड रेशो होता है कि डायमंड टू सेल्स, डायमंड टू गोल्ड का रेशो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कंपनी को फायदा होता है। तो कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी में उसका प्रॉफिट मार्जिन गोल्ड में कम है, लेकिन डायमंड में ज्यादा है, और लेकिन वॉल्यूम की ग्रोथ है, नए नए स्टोर्स खोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेल रहा है, जिससे ज्यादा वहां पर ग्रोथ आ रही है। पी का रेशो पहले कम था, अभी ज्यादा हुआ है, इसीलिए वो एक मल्टी बैगर साबित हुआ पिछले साल। कुछ 100-150 के लेवल से 750 के लेवल की तरफ उसने छलांग लगाई। वो क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई क्योंकि उसका एसेट टर्नओवर अच्छा है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई वो गोल्ड बोरो करके भी लेता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, उसके कंपनी में उतना एसेट रहता नहीं है, इन्वेंटरी बहुत चर्न नहीं होती, ज्यादा होती है। तो इन्वेंटरी चर्न होना, एसेट टर्नओवर रेशो अच्छा होना, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए कभी आप कंपनी को आप एनालाइज करोगे, अपनी पोर्टफोलियो की कंपनी खोलो, उसमें देखो सेल्स ग्रोथ क्या है, आरओई के परसेंटेज क्या है, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसका एसेट टर्नओवर रेशो क्या है, ये बहुत 3-4 साधारण सी चीजें हैं, वो बहुत मैटर करती है। और वो भी मैटर करता है कि आप बुल मार्केट में है या बियर मार्केट में है। बियर मार्केट में अगर हो तो कंसेप्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। थोड़े से एक सेगमेंट पे ऊपर आते हैं कि कैश फ्लो एनालिसिस। आप अगर देखोगे, अगर आपका बिजनेस मॉडल उधार पे लेता है लेकिन कैश पे कोई चीज बेचता है, अमेजॉन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लो कि कोई अगर शर्ट बेच रहा है ये वाला, तो जो शर्ट जहां से लेगा उसको वो 60 दिन के बाद पैसा देता है। लेकिन शर्ट अमेजॉन पे आने के बाद, अमेजॉन अगर मेरी बहन को कोई अगर शर्ट दे रहा है तो वहां से वो पैसा उस कस्टमर से पहले ले रहा है। तो क्या होता है, पैसा तो वो अपने वेंडर से बाद में दे रहा है, लेकिन कस्टमर से पैसा उसको आ रहा है। तो क्या होता है, ज्यादा कैश फ्लो वहां पर जनरेट होता है, बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट होता है। तो हाई कैश फ्लो वाली कंपनियां है ना, वो बुल मार्केट में या बियर मार्केट में सस्टेन करती है, लेकिन निगेटिव कैश फ्लो वाली जो कंपनियां हैं वो बियर मार्केट में सस्टेन नहीं करती है, वो नीचे चली जाती है। निगेटिव कैश फ्लो का उदाहरण है जोमैटो, जहां पर आप देखोगे अगर लिस्टेड होने के पहले जोमैटो की कोई मतलब वहां पर कोई प्रॉफिट ही नहीं था, और प्राइवेट इक्विटी ने पैसा अंदर डाल रहा था, जहां से उसको ग्रोथ आ रही थी और कंपनी चल रही थी, स्टॉक भी ऊपर तरीके से परफॉर्म कर रहा था। एक पॉइंट के बाद उसकी ग्रोथ मतलब प्रॉफिट आ गया, स्टॉक और चलने लगा। तो उसका मॉड्यूल ही ऐसा था। आजकल इन्वेस्टिंग की थीसिस चेंज हो गई है पिछले 20 सालों से। तो हो रहा है कि आपके कंपनी में निगेटिव कैश फ्लो भी है, तभी भी कंपनियां अच्छा करती है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि पहले मार्केट शेयर को कैप्चर करो, और मार्केट शेयर को कैप्चर करने के बाद हम प्रॉफिट करेंगे, और जो कस्टमर्स आए हैं उनको हम सर्व करेंगे। टेक एन एग्जांपल ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो ने, मतलब जियो का एग्जांपल ले लो, इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स थे टेलीकॉम में। जब जियो आया तो उसने फ्री में डेटा देना शुरू किया, फ्री में कॉल्स देने शुरू किए, पहले अपने मार्केट को उसने कैप्चर किया, बाद में जाके उसकी फीस उसने बढ़ा दी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो कंज्यूमर उसके पास आ गए, जो भी उपभोक्ता उसके पास आ गए, उनको वो ज्यादा पैसे में वो चीज बेच पा रहा है, क्योंकि उसने पहले मार्केट शेयर कैप्चर किया। तो वहां पर उसका कैश फ्लो नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था, सब सारी फ्री चीजें थी। लेकिन अभी कस्टमर को एक्वायर करने के बाद वो सारी चीज में प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, आरपू उसका रेवेन्यू पर यूजर जो है वो उसका अच्छा हो रहा है। तो ये होता है उदाहरण निगेटिव कैश फ्लो का। पैंटालून रिटेल बहुत समय तक ऐसी कंपनी थी जहां पर कोई निगेटिव कैश फ्लो ही था, लेकिन कंपनी अच्छी करती है क्योंकि मार्केट शेयर को कैप्चर करती है। तो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस मॉडल को भी समझना कि कभी कभी बार पॉजिटिव कैश फ्लो भी कंपनी होती है और निगेटिव कैश फ्लो भी कंपनी होती है, लेकिन निगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी जो है वो बुल मार्केट में लिक्विडिटी चेसेस अ ग्रोथ, जिसकी वजह से अच्छा करती है। लेकिन जैसे ही बियर मार्केट की शुरुआत हो जाती है, निगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी बहुत तेजी से नीचे आ जाती है, 80-90% गिरती है। लेकिन पॉजिटिव कैश फ्लो वाली जो कंपनी होती है, जैसे अमेजॉन में, जहां पर उधार में लेता है लेकिन कैश में बेचता है, ये बिजनेस मॉडल में उसको उसके पास कैश रहती है, उसको किसी को कर्जा उसको उसके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव कैश फ्लो अगर वाली कंपनियां हैं वो मोर समय तक 30-35% बियर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन वहां से सस्टेन हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो बुल मार्केट में निगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनियां खाओ पियो खिसको वाला केस होता है। निगेटिव कैश फ्लो होता है मतलब कंपनी के पास कैश नहीं है, उसके सारा डेट में करना पड़ता है,
कर्जा उठा के ग्रोथ करनी पड़ती है। जोमेटो जैसी कंपनी में प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स पैसे उसमें डालता है, उसके खुद के पैसे जनरेट नहीं हो रहे क्योंकि वो अभी प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं है। लेकिन उनका मानना है जब मार्केट शेयर कैप्चर होगा जियो के केस के एग्जाम्पल की तरह, तब हम कंज्यूमर से पैसा उठाने की कोशिश करेंगे। तो कैश फ्लो के कंसेप्ट बुल और बियर में अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा आरओई के परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, आरओसी के परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड लेट मी नो विच टॉपिक दैट यू वुड लाइक टू हियर आउट फ्रॉम मी, एंड देन आई विल ट्राई टू कैच अप ऑल दोज डिफरेंट टॉपिक्स। बिकॉज मैंने सोचा कि आज सैटरडे है एंड देर आर every time we discuss about the different companies, but important cheese is how to analyze the PEG ratio, how to see the sales growth, how to see the ROE, how to see the cash flow analysis, net profit margin। ये बहुत सारी चीज़ें भी एक स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलो वीडियो को रखते आज के लिए इतना ही। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।